हाल ही में अरावली की पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। अब पहली नज़र में ये एक पर्यावरण से जुड़ी हुई कहानी लगती है, लेकिन क्या हो अगर ये कहानी पहाड़ों की उतनी नहीं है जितनी कि लोगों की है। क्या हो अगर ये कहानी एक बहुत बड़े अन्याय की है। देखिए, ये एक लाइन इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल ही अलग मोड़ दे देती है। ये बात सिर्फ पहाड़ों को काटने की नहीं है, ये बात उन लोगों की है जो इसकी सबसे बड़ी, सबसे भारी कीमत चुकाते हैं। तो चलिए इसके पीछे की असली कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये फैसला आखिर है क्या जिसने इस पूरी बातचीत को शुरू कर दिया, और असल में दांव पर लगा क्या है, आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अरावली की पहाड़ियों का 90% हिस्सा, जी हाँ 90%, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल सकता है। अब सवाल ये है कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, नियम ये कहता है कि कोई भी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है वो अब टेक्निकली अरावली ही नहीं मानी जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन सदियों पुरानी पहाड़ियों को कानूनी तौर पर समतल किया जा सकता है, उन्हें तोड़ा जा सकता है और उनकी जगह कुछ भी बनाया जा सकता है। और ये समझने के लिए कि हम क्या खोने जा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि अरावली सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है। ये वो पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है, जो करोड़ों सालों से इस जमीन की रक्षा कर रही है। तो एक सीधा सा सवाल है, अगर पर्यावरण का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो किसी न किसी को तो फायदा हो ही रहा होगा, है ना। तो इस बर्बादी से असल में अमीर कौन बन रहा है। देखिए, ये एक पूरी चेन है। पहले ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करके पत्थर और खनिज निकाले जाते हैं। फिर बिल्डर्स और डेवलपर्स उसी समतल की हुई जमीन पर अमीरों के लिए रिजॉर्ट्स, फार्म हाउसेस और आलीशान घर बनाते हैं। ये कुदरत की तबाही को दौलत में बदलने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। और इस सिस्टम से फायदा उठाने वालों की लिस्ट काफी लंबी और कह सकते हैं कि काफी ताकतवर है। माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर से लेकर रियल एस्टेट कंपनियां, बड़े बड़े होटल चेन्स और उन्हें प्रोटेक्शन देने वाले लोग, सभी इस चेन का हिस्सा हैं। और शायद यही वजह है कि इसके खिलाफ कोई बड़ी संगठित आवाज सुनाई नहीं देती। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर कुछ लोग इससे बेहिसाब मुनाफा कमा रहे हैं तो इसकी असली कीमत वो कौन चुका रहा है। देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो इस पूरे इलाके के लिए एक तरह से फेफड़े और ढाल हैं। वो रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकते हैं, गर्म हवाओं को रोककर तापमान को कंट्रोल करते हैं और अपनी बनावट की वजह से बारिश के पानी को जमीन में सोखकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। तो जरा सोचिए, जब ये कुदरती ढाल, ये दीवार हटा दी जाएगी तो क्या होगा। नतीजे बिल्कुल सीधे और साफ हैं। हवा में धूल और गंदगी बढ़ेगी, तापमान और ज्यादा बढ़ेगा, और जो पानी पहले जमीन में जाकर हमें मिलता था वो अब तेजी से बहकर अचानक आने वाली बाढ़ की वजह बनेगा। और यहीं पर आकर कहानी का सबसे क्रूर मोड़ सामने आता है। इस तबाही का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। अमीर लोग तो अपने एसी और एयर प्यूरिफायर वाले घरों में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन गरीब और मजदूर जो अक्सर उन्हीं इलाकों में रहते हैं, उन्हें बढ़ती गर्मी, धूल और बाढ़ का सीधा सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्मी रात में अरावली को नहीं, गरीब को काटती है। ये जो असंतुलन है, ये जो भेदभाव है, इसका एक नाम है, और इसे समझना ही असली कहानी को देखने की चाबी है। इसे कहते हैं एनवायरमेंटल इनजस्टिस या पर्यावरणीय अन्याय। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां तबाही मचाने वाले लोग तो उसके अंजाम से बच जाते हैं, लेकिन जो बेकसूर और कमजोर हैं उन्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये हमारे समाज के बारे में एक बुनियादी सवाल है। और ये एक लाइन इस पूरे अन्याय को बहुत अच्छे से समझाती है कि जिनके घरों में अरावली के पत्थर लगेंगे वो उस खनन से उड़ने वाली धूल में कभी सांस नहीं लेंगे। फायदा उठाने वाले और कीमत चुकाने वाले दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए सवाल उठता है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है, इसका असली हल क्या हो सकता है। ये सवाल हमें एक बहुत ही जरूरी बात सोचने पर मजबूर करता है। क्या इस सब के बारे में व्यक्तिगत तौर पर बुरा महसूस करना या दोषी महसूस करना ही काफी है, या ये बस एक आसान रास्ता है जो हमें असली एक्शन लेने से रोकता है। देखिए, ये जो समस्या है ये किसी एक इंसान ने खड़ी नहीं की है। ये एक बड़ी मशीन की तरह है जिसे कुछ लोगों के एक्शन और बहुत से लोगों की चुप्पी से ताकत मिलती है। इसलिए इसका समाधान भी किसी एक इंसान से नहीं आ सकता। तो फिर असली समाधान क्या है? असली ताकत कहाँ है?
जवाब है संख्या बल में। इसका मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं है, इसका मतलब है इस मुद्दे की सच्चाई के बारे में जागरूकता फैलाना, एक सामूहिक चेतना जगाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ आकर बदलाव की मांग कर सकें। और हम इसी एक विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं कि व्यक्तिगत अपराध बोध से आगे बढ़कर इस सामूहिक चेतना को जगाने में और एक असल बदलाव लाने में हर एक इंसान की क्या भूमिका हो सकती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हम सभी के लिए एक चुनौती है, सोचने के लिए और शायद कुछ करने के लिए।